ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, पहले एक अनाउंसमेंट, असाइनमेंट्स अपलोड हो गई हैं, 3 डिफरेंट असाइनमेंट्स अपलोड किए मैंने, वो देख लेना। ठीक है, उसके अलावा अभी तक अगर कोई एलएमएस के ग्रुप में कोर्स पेज पे एनरोल नहीं हुआ तो मुझे ईमेल कर दे ताकि बाद में कोई मसला ना हो। और आखिरी बात है कि मैंने परसों कोई ईमेल की थी आप लोगों को, अगर वो किसी को ईमेल नहीं मिली तो इसका मतलब है कि वो शायद मेलिंग ग्रुप में मेरे ईमेल लिस्ट में नहीं है, तो वो मुझे ईमेल कर दे ताकि मैं उसे ऐड कर दूं उस लिस्ट में। ठीक है, ऑल राइट। तो मूविंग ऑन टू टुडेज लेक्चर। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डेटा ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा होता है जो कि आपको फॉर सम रीज़न चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो जल्दी से उसे एक्सेस किया जा सके, और किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है ताकि डेटा को बड़े आराम से एनालाइज किया जा सके। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रॉडली दो किस्म के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसमें एक्सेल और गूगल शीट आ जाते हैं, और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और माई एसक्यूएल, ओरेकल, इस तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है कि स्प्रेडशीट एनालिसिस क्या है। इस लेक्चर में हम स्प्रेडशीट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये लैब में आप लोग एक्सेल डिटेल में करेंगे। जहाँ मैं बस बता दूं कि स्प्रेडशीट होता क्या है। ठीक है, स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल देख लें या गूगल शीट देख लें, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करने के लिए आपके पास एक टेबल अवेलेबल होता है। ठीक है, टेबल में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों के, मैं लेट सपोज मार्क्स एंटर कर रहा हूं। यार अपने आप को म्यूट कर दिया करें। अगर आप लोगों के मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। यार बाकियों को आवाज आ रही है? यस सर। ऑलराइट, यार यस आप सर। नेटवर्क का मसला हो सकता है क्योंकि माइक जो है बिल्कुल पास किया हुआ है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में क्या होता है कि लेट सपोज आपके मार्क्स मैंने एंटर करना है, तो मैं एक टेबल बना लूंगा। टेबल के अंदर आपके नाम स्टोर किए होंगे। आपके नाम के आगे मैंने क्विज 1 के मार्क्स रखे होंगे, क्विज 2 के मार्क्स रखे होंगे, क्विज 3 के मार्क्स रखे होंगे, असाइनमेंट 1 2 3 के मार्क्स होंगे, मिड टर्म के, फाइनल के मार्क्स होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा क्विज था जिसमें लोगों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, कौन सा क्विज था जिसमें लोगों ने, पूरी क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसका एक आसान तरीका होगा कि जो क्विज, जितने भी क्विजेस वाले कॉलम होंगे उनके नीचे मैं एक सेल में मैथमेटिकल ऑपरेटर करूंगा। वो ऑपरेटर क्या होगा? एवरेज का। वो बता देगा कि इस पूरे कॉलम में जितने भी मार्क्स एंटर हुए हैं उन सारे मार्क्स की एवरेज क्या है। तो अब फायदा क्या होगा कि इन मार्क्स को देख के मुझे फौरन पता लग जाएगा कि कौन सा क्विज मुश्किल था जिसमें लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और कौन सा क्विज आसान था जिसमें लोगों ने बहुत हाई एवरेज ली है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ कि फाइनल जो मार्क्स आप लोगों के हैं वो कैलकुलेट करूँ। उन मार्क्स की बेसिस पे मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ ताकि मुझे नजर आ जाए कि लोगों की परफॉर्मेंस, टोटल मार्क्स यानी कर्व किस तरह कर रहा है। सारे लोगों के हाई मार्क्स ही है कि सारों के बहुत लो मार्क्स हैं। अगर ये मुझे पता लग जाता है तो मैं अपने कोर्स की प्लानिंग बेहतर कर सकता हूँ। यानी मैं देख सकता हूँ कि इस दफ़ा मेरे कोर्स में सारों के 100 मार्क्स नहीं है, तो चांसेस आर कि मैंने शायद अपनी असेसमेंट जो है, अपने क्विजेस वगैरह इतने अच्छे नहीं बनाए, तो अगली दफ़ा मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ग्राफ में देखता हूँ कि सारे जो है वो जीरो के आसपास ही बैठे हुए हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कोर्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और अगली दफ़ा जो है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि वो आपको डेटा प्रेजेंट इस तरीके से करेगी एक्सेल शीट कि मैं अपने ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकता हूँ। मुझे वो देखते साथ ही मैं विजुलाइज कर दूंगा कि परफॉर्मेंस किस तरह की थी, और मैं उससे बेहतर प्लानिंग कर सकता हूँ कि अगली दफ़ा कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।
ठीक है, एक और चीज जो एक्सेल शीट कर सकती है वो है कि वो व्हाट इफ एनालिसिस होता है। व्हाट इफ एनालिसिस का क्या मतलब है कि मैं देख सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट कोई फेल हो रहा है, लेट्स सपोज, और मैं कहता हूँ कि नहीं इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसे फेल नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मैं पूरी क्लास के असाइनमेंट्स में 5-5 मार्क्स बढ़ा दूँ पूरी क्लास के, तब इसकी ग्रेड पे क्या फर्क पड़ता है। तो वो मैं जल्दी से एक एक कमांड से वो सारा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कि चलो क्विज़ेस में अगर मैं सारों के नंबर बढ़ा दूँ या फाइनल एग्जाम की वेटेज कम कर दूँ, तो उस केस में कैसे स्टूडेंट को जो है फायदा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि स्प्रेडशीट जो है एक काफी पावरफुल टूल है, जो कि आपको डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई, मैनेज, प्रेजेंट करने के लिए फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और स्प्रेडशीट एनालिसिस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। आपने अपनी सेल्स को मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मेरी एक एक्सेल शीट है जिसमें मैं देखता हूँ कि मैं हर शहर के मुताबिक सेल्स जो है अपनी कंपनी की स्टोर कर देता हूँ। तो वहां पे मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से शहर हैं जिनके अंदर सेल जो है वो अच्छी नहीं हो रही, और फिर मैं प्लान करूंगा कि क्यों अच्छी नहीं हो रही, उसकी वजह जानना चाहूंगा, फिर उसे मैं एड्रेस करूंगा। और एग्जांपल है स्पोर्ट्स स्टेटिस्टिक्स का, कि आपने अपनी टीम बनाई हुई है तो आप अपने प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्लेयर है, ये किस टीम के खिलाफ बॉलिंग अच्छी करता है, किस शहर में, किस मुल्क में, किस स्टेडियम में इसकी बॉलिंग अच्छी होती है, किस स्टेडियम में या किस शहर में इसकी बॉलिंग बुरी होती है, किस टीम के खिलाफ इसका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या होगा कि आप पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट टीम किसी मुल्क भेजनी है तो वे एक्सेल शीट देख के बता सकते हैं कि इस मुल्क में कौन से प्लेयर जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, फिर उन्हें डाल देंगे। फिर स्टूडेंट ग्रेड्स का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। फिर मेंटेनेंस लॉग आपने बनाना है, आप एक एक्सेल शीट बनाना है। जब भी आप अपनी गाड़ी में या घर के अंदर कोई मेंटेनेंस करते हैं तो आप एक्सेल शीट में डेट लिख देंगे, आप उस डेट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देंगे कि मेंटेनेंस किस चीज़ की हुई थी, और उसके आगे आप लिख देंगे कि इसके ऊपर पैसा कितना आया था। और चौथे कॉलम में आप ये लिख सकते हैं कि अब अगली मेंटेनेंस या अगला चेकअप जो है वो किस डेट पे होना चाहिए। तो इस तरह की आपने अगर इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो एक्सेल शीट उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस है, आप किसी भी मुल्क गए हैं सैर करने या कोई काम के सिलसिले में, तो आप एक्सेल शीट में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। और यूजुअली होता क्या है कि अगर पाकिस्तान वापस आके आपने अपनी कंपनी से पैसे लेने थे उस ट्रिप के, तो वो एक्सेल शीट आप सबमिट कर देते हैं। आप कहते हैं कि इसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि हर किस डेट पे किस टाइम पे मैंने क्या एक्सपेंस इनकर किया था। ठीक है, और वो फिर आपको कंपनी जो है वो पैसे वापस कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन है एक्सेल शीट के। और जो व्हाट इफ एनालिसिस की बात की थी, तो ग्रेडिंग का तो मैंने आपको बता दिया था कि पूरी क्लास की ग्रेड्स अगर मैंने नंबर ऊपर नीचे करके देखना है कि ग्रेड्स पे क्या असर पड़ता है तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाऊंगा तो उस कीमत बढ़ाने से मेरी सेल्स पे कितना फर्क पड़ेगा, और ओवरऑल रेवेन्यू जो है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं टिकट की प्राइस को पे डिफरेंट वैल्यूज डाल डाल के चेक कर सकता हूँ कि कौन सी प्राइस है जिसपे मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू रिसीव अचीव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो कि स्प्रेडशीट आपको हेल्प करती है। एनी क्वेश्चन का? नो सर। दोस्त ऑलराइट, अब अगली चीज है, अब हम फोकस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। और पहले एक चीज देखें कि मैं कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाने लगा हूं, आप मुझे बताएं कि इन सारों में कॉमन चीज क्या है। यानी एक वेबसाइट है अमेजोन, ठीक है, बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, डिजिटल डाउनलोड्स, कंप्यूटर एंड ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक, होम गार्डन, ये सारी चीजों की कैटेगरीज है। फिर कुछ प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है, थ्योरी ऑफ लीनियर इंटीजर प्रोग्रामिंग, कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदनी उसका भी इश्तेहार आ गया हुआ है। ब्लॉग है, ऊपर कोने पे आप देख रहे हैं कि अमेजॉन डेली ब्लॉग है जो कि आपको खबरें देता है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एक वेबसाइट है। ये एक और वेबसाइट है ट्रैवलिंग की। अगर आपने फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, कार रेंट पे लेनी है, कोई एक्टिविटीज या क्रूज बुक करनी है, तो वो सारा आप इस वेबसाइट पे ले सकते हैं। ठीक है, उसके आपको प्राइसेस दे देगा, आप टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि शुरू कब करना है और ख़त्म कब होना, रिटर्न कब होना चाहिए। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने ट्रैवलर्स होंगे और उन ट्रैवलर में बच्चे कितने होंगे या सीनियर कितने होंगे, उनकी कीमतें फ़र्क हो सकती हैं।
फ्लाइट प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपको कौन सी फ्लाइट चाहिए या किस टाइम की चाहिए होती है, रात वाली या दिन वाली। ठीक है, तो ये एक और वेबसाइट है। तीसरी वेबसाइट देखें जो गूगल मैप है। दुनिया जहाँ के इसमें सिटीज होंगी, कंट्रीज होंगी, सिटीज के अंदर जो आपके इलाके होते हैं उनमें जो सड़कें होती हैं, सड़कों सड़कों के ऊपर ट्रैफिक लाइट कहाँ पे लगी हुई है, किस सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा है, किस पे ट्रैफिक कम है। आपने राउट प्लान करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो गूगल मैप आपको डिफरेंट सड़कें बता देता है और आपको बताता है कि इनमें से सबसे कम टाइम किस पे लगेगा या सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा। ठीक है, तो ये एक और वेबसाइट होगी। इस पे ये भी आपको बता देगा कि इस जगह पे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज क्या की जा सकती है, खाने के रेस्टोरेंट कौन से, दुकानें कौन सी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है या कोई पार्क है, कोई सैर की जगह है, क्या कुछ इधर है, वो सारे गूगल मैप आपको बता देता है। ठीक है, और ये एक और एग्जाम्पल है। ये बेसिकली आपके जो पेपर्स और बुक्स और आर्टिकल्स होते हैं, ये उनकी लिस्ट आपको बता देगा। ठीक है, फिर डेटा सेट्स होंगे कि कोई बीमारी है उसके इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कोरोना आजकल फैला हुआ है तो अब काफ़ी वेबसाइट है जो कि कोरोना रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कोरोना का वायरस की अपनी प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे कोरोना वायरस जो है किन किन शहरों में फैला हुआ है, किन शहरों में नहीं फैला हुआ, तो सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये चार वेबसाइट थी, इनमें कॉमन क्या था? हाँ जी, आपके ख्याल में इन चार वेबसाइट में क्या बात कॉमन है आपके ख्याल इंफॉर्मेशन। में? हाँ जी। इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यानी गूगल मैप देखें तो दुनिया जहान के शहर, उनकी सड़कें, रेस्टोरेंट, दुकानें, पार्क, ठीक है, हर सड़क पे कितनी ट्रैफिक है उस टाइम पे, तो सारी इंफॉर्मेशन ही है, तो मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इनमें क्या चीज कॉमन थी? यानी एक तो इंफॉर्मेशन होगी ना कि मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या है? डीलिंग वगैरह। क्या? डीलिंग वगैरह सर। मार्केटिंग वगैरह। मार्केटिंग वगैरह का आपने शुरू करना है। ठीक है, मार्केटिंग सही है, फाइन, वो भी इन चारों में आ जाती है। चारों में नहीं आती, पहले तीन में आ जाती है, इस डेटा सेट वाले में नहीं आएगी आखिरी में। हाँ, और क्या इन चीज में कॉमन है? मार्केटिंग तो हो गया ना कि आपके एडवर्टीजमेंट जो है वो डिस्प्ले होंगे, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या तो उसका एडवर्टीजमेंट हो गया किसी और चीज का, तो इन ये वेबसाइट यूजुअली वो चीज भी आपको शो कर देती है, फाइन, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा और क्या होगा कॉमन? हाँ जी यार, क्या ख्याल है? तो सब प्रॉफिट वगैरह का देखना। प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह आ गया, सही है। पर प्रॉफिट वगैरह पे कंपनी को डायरेक्ट जाएगा, कंपनी का फोकस होगा अगर। ठीक है, सही है, वो भी आ जाता है। यूजर को प्रॉफिट से इतना गरज नहीं है, पर एज सच जो कंपनी है उसको तो बहुत उसकी अहमियत है, तो ठीक है, वो भी आ जाता है कि एम्फेसिस प्रॉफिट पे इन चारों वेबसाइट। ठीक है, मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि एक तो मैसिव इंफॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल है, वो आपने बात मेंशन कर दी। दूसरा जो मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा था वो ये था कि ये इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। ठीक है, यानी इन चारों वेबसाइट का गोल ये है कि इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करनी है कि एंड यूजर जो है बड़ी कंफर्टेबली इन वेबसाइट को इस्तेमाल कर सके। यानी अमेजोन पे अगर आपने कोई किताब खरीदनी है और आप लिंक ढूंढ रहे हैं कि किताब कहाँ पे है, वो आपको लिंक ही नहीं मिल रहा, फिर आप किसी कार्स वाले लिंक पे, वो मोटरसाइकिल वाले लिंक पे जाते हैं, वहां से आप कंप्यूटर वाले लिंक पे जाते हैं और वहां पे आपको एक पेज मिलता है जिसके कोने पे बुक्स का कोई लिंक पड़ा हुआ है। वहां पे आप क्लिक करके किताबों तक जाएंगे, तो कितना बुरा तरीका है। यानी एक किताब आपने खरीदी थी, वो ढूंढने के लिए आपको पूरी वेबसाइट छाननी पड़ती है। आइडियली क्या होना चाहिए था कि एक लिंक को जो आपको बता दे कि इस लिंक के ऊपर आपको बुक्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक सर्च बॉक्स होना चाहिए कि अगर आपको पता है आपने कौन सी किताब लेनी है, तो सर्च बॉक्स में उस किताब का बस नाम डाल दें और वो आपको बता देगी किताब अवेलेबल है कि नहीं। तो बात यह है कि डेटा होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना जरूरी है, पर उसे प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है वो भी बहुत जरूरी है।
यानी LMS पे अगर आपको नजर ही ना आए कि स्लाइड्स कहाँ पे है, आप स्लाइड ढूंढी जा रहे हैं ढूंढी जा रहे हैं, आपको स्लाइड्स मिल नहीं रही, तो उस LMS का आपको कोई फायदा होगा? आप थोड़ी देर टाइम लगा के कहेंगे कि कैसा फजूल इंटरफेस है। पर आपका जो LMS है उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। आप लॉग इन करते हैं, पहले पेज के ऊपर आपको नजर आ जाता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। उनमें से आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करते हैं तो उस कोर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, चाहे वो स्लाइड्स हो, चाहे वो वीडियोज हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ऑर्डर बाय ऑर्डर नजर आती है। यानी ये नहीं होता कि लेक्चर 10 की स्लाइड्स आपको पहले नजर आ जाएंगी, लेक्चर 1 की स्लाइड बाद में नजर आएंगी। नहीं, एक सीक्वेंस है। पहले फर्स्ट वीक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, फिर सेकेंड वीक की, फिर थर्ड वीक की, फिर फोर्थ वीक की, फिर फिफ्थ वीक की। इस तरीके से जो जो हफ्ते हो चुके हैं सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी और उस ऑर्डर में आएगी, ताकि आपको बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े, आप एक सही सीक्वेंस में जाएं तो वन बाय वन आपको हर हफ्ते के लेक्चर स्लाइड और वीडियो वगैरह मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर वो आपने ठीक नहीं किया तो आपके सिस्टम का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अगली चीज है कि हमने दो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे। एक हमने डिस्कस कर लिए एंड दैट इज एक्सेल, या स्प्रेडशीट कह दें या गूगल शीट कह दें। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो होते हैं डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्टोर्ड डेटा। ठीक है, यानी मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा है, स्टोर्ड है, और एक खास सीक्वेंस में, एक खास ऑर्डर में, एक खास तरतीब के साथ स्टोर्ड है, ताकि आपकी वेरियस जो एप्लीकेशन है या आपके मल्टीपल यूजर्स हैं वो उस डेटा को बड़े आराम से रीड कर सकें, उसमें राइट कर सकें, उसे व्यू कर सकें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकें कंफर्टेबली। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा उन्हें कंफ्यूजिंग किस्म के प्रोसेसेस के थ्रू ना गुजरना पड़े। ठीक है, तो ये डेटाबेस होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि उस पूरे डेटा को मैनेज करता है, उसकी एक्सेस को कंट्रोल करता है, और उसकी मॉडिफिकेशन को या रीड को या राइट को कैसे करना है, उस उस तरीके को जो है सिंप्लीफाई करते हैं और कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल का क्या मतलब है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दो चीजों का बड़ा ध्यान रखता है। एक होता है डेटा सिक्योरिटी, कि आपके डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो भी डेटा पड़ा हुआ है, उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर LMS का, मैं अगर आपके ग्रेडिंग पोर्टल पे मार्क्स एंटर करता हूँ, तो उसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मुझे होनी चाहिए, मेरे अलावा किसी और को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी स्टूडेंट को एक्सेस हो जाती है तो वो अपने दोस्तों को A ग्रेड दे देगा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा किसी को एक्सेस मिल जाती है तो वहां पे भी मसला हो जाता है। यानी अब मैंने अगर कोई ग्रेडिंग की है और वो ग्रेड अपलोड कर दी है, और ऑफिस में कोई बंदा बैठा हुआ उस ग्रेड को चेंज कर देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, और मुझे बताता भी नहीं है, तो ये तो काफी सीरियस इशू हो जाएगा। यानी अब मेरे पास कुछ ग्रेड पड़े हुए, स्टूडेंट के पास कुछ ग्रेड है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ ग्रेड है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मैंने ये ग्रेड दिया था, अगला बंदा कह सकता है कि पर कंप्यूटर के अंदर तो डेटाबेस में तो ये ग्रेड पड़ा हुआ है, तो फिर किसकी बात सच्ची है किसकी बात झूठी है? ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, जिसको एक्सेस की इजाजत होनी चाहिए सिर्फ उसे ही एक्सेस की इजाजत हो। और ये भी हो सकता है कि डेटा वही है, कुछ लोगों को सिर्फ रीड करने की इजाजत होगी और कुछ लोगों को उसे मॉडिफाई करने की भी इजाजत होगी। ठीक है, तो ये सारे एक्सेस जो है इसको कंट्रोल करना ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी सिक्योरिटी में आ जाता है कि डेटा को कोई करप्ट ना कर सके, वो भी एक्सेस के अंदर ही आ जाता है। पर करप्ट का क्या मतलब है कि डेटाबेस में किसी एक जगह पे कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, तो कोई हैकर आके उस वैल्यू को अपनी तरफ से चेंज कर दे, इवन तो उसको एक्सेस की इजाजत नहीं थी, पर उसने हैक कर लिया सिस्टम में, और फिर उसे एक्सेस मिली हैक करने से और उसने अपनी तरफ से नंबर डालने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये भी सिक्योरिटी में आ जाते हैं कि आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि नंबर वाकई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही है कि किसी ने हैक करके उस वैल्यू को चेंज कर दिया।
आइडियली तो वो होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो गया तो फिर आइडेंटिफाई हो जाए कि पता लग जाए कि ऐसे। यानी गलत है कि कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट के नंबर चेंज हो जाए, पर उससे ज्यादा गलत बात यह है कि स्टूडेंट के नंबर चेंज हो जाए और किसी को पता भी ना चले क्यों, क्योंकि फिर आप पकड़ नहीं सकते इस तरह के काम। तो ये सारा जो है डेटा सिक्योरिटी के जुमरे में आ जाता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीएमएस की होती है डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि डेटा जो है जब आप एंटर कर रहे हैं तो इट शुड मेक सेंस। यानी अगर आप डेटाबेस में इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं कि ये यूजर है, इस यूजर की एज जो है वो 1000 साल है, तो ऑब्वियसली इंसान जो है 1000 साल के तो नहीं हो सकते ना। तो इस तरह की एब्सर्ड वैल्यू डालने से रोकना चाहिए डीबीएमएस को। दूसरा ये भी होना चाहिए कि अगर मैंने लेट सपोज किसी स्टूडेंट की आईडी है और मैंने उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर चेंज किए, ठीक है, अब वो नंबर उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग ही चेंज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी क्विज का नंबर चेंज किया है तो आईडी एक स्टूडेंट की थी पर नंबर किसी और स्टूडेंट के चेंज हो गया। तो ये इंटेग्रिटी में आ जाता है कि जिस स्टूडेंट के नंबर चेंज किए उसी में चेंज हो, किसी और में चेंज ना हो। और इंटेग्रिटी में ये भी बात आ जाती है कि लेट्स सपोज यूएमटी के अंदर मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं। यानी आपका एक ग्रेडिंग पोर्टल है, आपका एक अटेंडेंस पोर्टल है, आपका एक क्या कहते हैं यार एलएमएस है, ठीक है, फिर आपका एक आईडी कार्ड बना हुआ है। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब आईडी कार्ड पे आपके नाम में, जैसे मेरा नाम आदिल है, आदिल में डबल ए आता है, तो आईडी कार्ड पे डबल ए अगर लिखा हुआ है और अटेंडेंस पोर्टल पे सिंगल ए लिखा हुआ है और एलएमएस पे मेरे नाम में 3 ए आते हैं, तो ऑब्वियसली ये डेटाबेस का एक मैस है। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज टू इंश्योर कि अगर एक जगह पे मेरे नाम में डबल ए डी आई एल है तो फिर बाकी सारी जगहों पे मेरे नाम में डबल ए डी आई एल नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को इंश्योर करना कि थ्रू आउट द डेटाबेस हर जगह पे वही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। एनी क्वेश्चन आप? नो सर। ऑलराइट, तो अगली चीज है कि डेटाबेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। कोई एग्जांपल देंगे आपके ख्याल में डेटाबेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कौन कौन सी कंपनीज हैं और क्या क्या एप्लीकेशन हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है। किधर? यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में कहाँ पे होता है डेटाबेस इस्तेमाल? या जो हम वो जो इस्तेमाल करने हैं वो इनकी ऐप जो है जूम वगैरह और सर इनका मॉडल जो ऐप है मूडल। ठीक है, मूडल है, एलएमएस है, वहाँ पे डेटाबेस इस्तेमाल होते हैं क्योंकि आप सारों कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। फिर डेटाबेसेस में आ जाते हैं आपके जो पोर्टल है, ए पोर्टल है, ग्रेडिंग पोर्टल है, अटेंडेंस पोर्टल है, ठीक है। फिर आपका जो पीछे ईआरपी बना हुआ है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन है, आपने फीस दे दी है कि नहीं, आपका जीपीए कितना है, किस कोर्स में आपने अच्छा किया है, किस में बुरा किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे पड़ी होती है। तो वो सारे डेटाबेसेस हैं और ये एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा और कोई एग्जांपल देगा? सर एचबीएल जो इनकी ऐप है एचबीएल होगी माइक्रोसॉफ्ट एप्स वगैरह। चले, आपका जो बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग डेटाबेसेस के बगैर चल ही नहीं सकती। यानी आपके बैंक में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं, किस डेट पे आपने पैसा डिपॉजिट किया है, किस डेट पे आपने उसे बाहर निकाला है, किस डेट पे चेकबुक आपने रिसीव की है, किस डेट पे आपने वो अपना कार्ड जो है वो रिसीव किया है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पीछे स्टोर हो रही होती है। फिर आया आपका एक इनकम टैक्स नंबर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अगर इनकम टैक्स नंबर बना हुआ है तो आपको, आप जब पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपके पैसे कम कटते हैं। अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है और आप पैसे कोई बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और ये सिर्फ एक स्टूडेंट, एक इंसान की नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने उस बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं उन सारों की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके अलावा एप्लीकेशन, सर इजी पैसा जैश कैश होगा ठीक है, और सर जैज, गेम और इसके अलावा सर आपकी गेम वगैरह क्या? गेम्स।
यार गेम में ऐसा डेटा बेस वाली बात नहीं होती। ठीक है, गेम में भी डेटा होता तो है, सेव भी होते हैं, फाइन। पर डेटाबेस यूजुअली इस सेंस में होता है कि आप उस डेटा को एक्सेस भी करें। यानी आप गेम खेलते हैं पबजी पबजी उसी। या फ्री फायर। हाँ, सर जैसे पबजी या फ्री फायर। उस पे कोई लीडरशिप बोर्ड होता है, मुझे बताएं। लिस्ट सर होती मैंने है, अरे कौन नहीं लीड कर रहा। अच्छा, मैंने खेली नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। पर ठीक है, सही है। आप जो बात कर रहे हैं ना, यस, कई गेमों में क्या होता है कि एक पूरा स्कोर बोर्ड होता है कि इस प्लेयर ने पिछले 10 सालों में ये गेम कितनी दफा खेली है, उसमें से कितने मैचेस जीते हैं, कितने हारे हैं, कौन से हीरोज रखे थे, कौन से नहीं रखे थे, बाकी दुनिया के मुकाबले में इसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो वो यस, आप सही कह रहे हैं, उसके लिए पे डेटा बेस होता है। फिर वो ऐसा गेम, वो भी गेम का ऐसा नहीं होता, अभी गेम से अलग एक चीज आ जाती है कि उस गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप स्टोर करें जिसे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, गेम भी हो गए। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग है, अमेजोन, ईबे, दलाल.com, दलाल.pk। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट है, आपने कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, बुकिंग करनी है, तो वो डेटाबेस में एंट्री हो जाती है कि किस डेट पे क्या किया गया है। फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट से नादरा जो है, नादरा सबसे बड़ा एग्जांपल है डेटाबेस का, कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों की नादरा में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि इसकी तनख्वाह कितनी है, टैक्स कितना है, इसका नाम क्या है, इसकी जिन्स क्या है, इसकी उम्र क्या है, पैदा किस शहर में हुआ था, डोमिसाइल क्या है, इसके माँ बाप कौन है, इसके बच्चे कौन है, इसके दादा दादी, नाना नानी, अबाव अजदा कौन है, पूरे का पूरा फैमिली ट्री आपका बन जाता है, जो नादरा को पता होता है कि कौन सा खानदान है। ठीक है, कोई क्राइम किया है कि नहीं, वो भी नादरा को पता होता है। पाकिस्तान से बाहर कितनी दफा गया है, किस लिए गया है, वो भी सारा इन्हें पता होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिससे इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? अब हुकूमत ने कोई भी प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल हुकूमत डिसाइड करना चाहती है कि हमने जो है इस इलाके में बिजली देनी है, तो बिजली देने से पहले वो नादरा के डेटाबेस से चेक करेंगे कि इस इलाके में कितने लोग एक्चुअली रहते हैं, और आया वो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं भी हैं कि नहीं, और किस मकसद के लिए करते हैं। उन्होंने एसी चलाने होते हैं कि उन्होंने फैक्ट्री चलानी होती है, कि उन्होंने टीवी देखना है, कि मोबाइल चार्ज करना है, किस मकसद के लिए। तो इस सारी इंफॉर्मेशन का जब पता लग जाएगा, तो फिर हुकूमत डिसाइड कर सकती है कि हमने इस इलाके में कितनी बिजली देनी है, ज्यादा देनी है, कम देनी है, देनी भी है कि नहीं देनी। ठीक है, तो नादर जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं हुकूमत प्लानिंग के लिए। फिर हुकूमत देख सकती है कि इस मुल्क में बच्चे कितने हैं, किस इलाके में कितने बच्चे हैं, उससे डिसाइड कर सकती है कि हमने यहाँ पे स्कूल बनाना है कि नहीं बनाना, और कितने स्कूल बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेटा बेसिस आपको दे देंगे, जो नादरा के। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है कि आपकी जितनी भी वीडियोज हैं वो स्टोर हो रही होती है, ताकि कोई क्राइम हो तो आप डेटाबेस में जाके उस वीडियो, उस दिन की वीडियो को निकाल के अच्छी तरह से देख लें कि वहाँ पे कौन कौन गुजरा था उस इलाके में। ठीक है, तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट हो गया। गूगल मैप्स भी एक डेटाबेस है, और उसमें डेटा क्या होता है, शहरों की इंफॉर्मेशन है, मुल्कों की इंफॉर्मेशन है, दरिया, सड़कें, बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, सैर की जगह, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पड़ी होती है गूगल मैप पर। ये भी पड़ा होता है कि इस वक्त पे इस सड़क के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कितना टाइम लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, ताकि जो लोग गूगल मैप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बेहतर प्लानिंग कर लें कि हमने किस सड़क को इस्तेमाल करना है और किस सड़क को अवॉइड करना है। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारे भी डेटा बेसिस ही हैं। यानी आप जो ट्वीट करते हैं, जो वीडियो अपलोड करते हैं, कोई मैसेज शेयर करते हैं, तो सारे का सारा एक डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, और ये जहाँ पे एक मशवरा मैं दूंगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि डेटा एक बार जो सेव हो गया है, तो वो आप समझें कि हमेशा के लिए ही सेव्ड है। तो कोई ऐसी चीज़ कभी अपलोड ना करें जो कि कल को आपको परेशानी का बायस बने। ठीक है, क्योंकि अगर वो हुकूमत जो है, या तो उसे इस्तेमाल कर सकती है, फेसबुक को कह सकती है हमें डेटा दो, या कोई हैक करके उस डेटा को ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही वो डेटा पड़ा हुआ है, किसी और ने आपका पेज देखा तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि ठीक अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, तो उसको आप अपलोड ना करें, ताकि कल को आपको कोई मसला ना पड़े। ठीक है, तो ये डेटा बेसिस का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जो पुराने जमाने में डेटा बेसिस होते थे, जो पुराना जमाना था, बिल्कुल आज से कोई 20
आज से कोई 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो तब हर चीज जो है वो खातों में होती थी। खातों का क्या मतलब है कि लोगों के पास रजिस्टर पड़े होते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर होते थे, ठीक है। उनके अंदर रसीदें भी चिपकी होती थी, सारे अकाउंट, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है तो रजिस्टर के अंदर लिखा होगा कि इसने कितने पैसे निकाले हैं, कब डिपॉजिट किए, क्या किया है। मल्टीपल रजिस्टर के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाली जाती थी कि अगर एक रजिस्टर फट जाए या उसे आग लग जाए तो आप दूसरे रजिस्टर से वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की सारी रसीदें वगैरह वो आपने स्टोर की होती थी। और वो आप देख सकते हैं कि काफी मैसी, काफी बुरा तरीका है। बुरा क्यों है कि अगर आपकी कंपनी में लेट सपोज कोई आपके को 10,000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर के लिए आपने रजिस्टर के अंदर पेजों में इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को रिकंसाइल करना है, यानी मल्टीपल रजिस्टर है उनमें देखना है कि सारों में वही एंट्री हुई है कि किसी में कोई फर्क एंट्री हुई है। फिर कोई एंट्री करनी है तो पहले आप पेज ढूंढेंगे कि किधर है वो पेज, एक दफा मिल गया फिर आप उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे। फिर अगर कोई आप में से कोई डालने वाला जो मुंशी है वो एक जीरो उसने गलती से कम डाल दिया है तो वो तो बड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है, 10 लाख की बजाय वो 10,000 बन जाएगा, 10 लाख की बजाय सॉरी 1 लाख बन जाएगा। तो जब आप कागजों में ये चीजें करते थे वो चीजें बहुत मुश्किल होती थी, उन्हें ढूंढना, उसे मेंटेन करना, उसमें चेंजेस करना, एक जगह पे चेंज किए तो हर जगह पे उसे अपडेट करना, ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो बाद में फिर जो जमाना आया था उसमें फिर लोगों ने ये काम कंप्यूटर में करना शुरू किया और कंप्यूटर के अंदर सिंपल टेक्स्ट फाइल होती थी, यानी एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें सारे यूजर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी, एक यूजर की सारी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, फिर एक और टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें लिस्ट होगी कि इस सिस्टम में कौन कौन से यूजर एग्जिस्ट करते हैं, और हर यूजर की फिर अलग एक डिटेल वाली फाइल होगी। फिर इसके अलावा एक और फाइल होगी जिसमें मल्टीपल बैंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, यानी इस बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में होगी। तो अब आपने किसी यूजर को ढूंढना है तो पहले आप ब्रांच नंबर देखेंगे, उस ब्रांच नंबर से आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से यूजर हैं, वहां से आप देखेंगे कि इस यूजर की फाइल कौन सी है, फिर आप वो फाइल खोलेंगे तो आपको उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। पर ये जो है बड़ा एक अनस्ट्रक्चर्ड किस्म का तरीका है, यानी अगर आप में से मैंने किसी एक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो मैं पहले कुछ 10 फाइलें ढूंढूंगा, उसके बाद मुझे एक फाइनल आपकी फाइल मिलेगी, फिर उसके अंदर पहली लाइन से जाके आखिरी लाइन तक मैं पढ़ना शुरू करूंगा ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे मिल सके। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्या होना चाहिए था आइडियली कि एक ऐसी मशीन, ऐसा प्रोग्राम हो, मैं उसे कहूँ कि ये मेरा यूजर, ये स्टूडेंट की आईडी है, बताएं कि इस स्टूडेंट के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। सिर्फ ये एक सवाल करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में जो पैसे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और कुछ ना मिले। अभी टैक्स फाइल में क्या होता है, टैक्स फाइल में होता है कि मैं पहले पेज से आखिरी पेज तक ढूंढूंगा कि कहाँ पे इस स्टूडेंट की एग्जैक्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। स्टूडेंट की और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका जीपी होगा, उसका उसने कोर्सेज कौन से लिए हैं, किस किस टीचर से पढ़ा है, स्पोर्ट्स में क्या किया है, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कौन सी की है, किस डेट को ज्वाइन किया है, किस डेट को लीव करना है, किस दिन छुट्टी की है। अब ये सारी एक अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, अब उसके अंदर मैं लाइनें एक वन बाय वन जाके ढूंढता हूँ, एक ऐसी लाइन जहाँ पे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है कि कितने पैसे आपने दिए या लिए, तो वो बड़ा मैसी तरीका है, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। आइडियली एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल के अंदर ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, आप टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रीड राइट फाइंड, ठीक है। ये सारी चीजें आपने फाइल, टेक्स्ट फाइल के अंदर अवेलेबल है आपके पास। ये भी हम कंपेयर करेंगे आजकल मॉडर्न डेटा बेसिस के साथ कि वो कैसे बेहतर है, ठीक है। और लेट्स सपोज आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनानी है जिसमें प्रोडक्ट के पेजेस पड़े होंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी, उनकी प्राइस, पिक्चर, प्रॉपर्टीज, सब कुछ पड़ा होगा। फिर आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी कि इस कस्टमर ने क्या चीजें खरीदी हैं, क्या चीजें देख के इग्नोर कर दी है, किन चीजों पे कितना पैसा खर्च किया है, किन चीजों पे पैसा खर्च नहीं किया, कितना पैसा इसके पास बैलेंस में अवेलेबल है या कितना इसने हमें देना है। ये एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर एक और इन्फॉर्मेशन। अब मसला क्या आता है, तो हाँ, तो इस तरह की फाइल्स फिर कौन कौन सी होंगी, कस्टमर की अलग फाइल है, प्रोडक्ट की अलग फाइल है, कैटेगरी की अलग फाइल होगी, डिस्काउंट और डील्स की अलग फाइल होंगी। तो अब इन सारी फाइलों को अलग से मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है?
नंबर वन, कि अगर आपने मल्टीपल फाइल को सर्च करना है तो फिर आपको कोई प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि उन सारी फाइल में सर्च करे। अगर प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो आपको फिर वन बाय वन फाइलें सर्च करनी पड़ेगी। एक और मसला क्या आता है डेटा रिडंडेंसी का, कि अगर एक इंफॉर्मेशन है जो कि मल्टीपल फाइलों के अंदर पड़ी होगी। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, आप एक फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आपका जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरा नाम आदिल है डबल ए के साथ, तो अगर एक फाइल में LMS पे मेरा नाम आदिल है, ए पोर्टल में जी पोर्टल में मेरा नाम आदिल है डबल ए के साथ, जो ERP सिस्टम है उसमें मेरा नाम डबल ए के साथ आदिल है, तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने नाम चेंज करना है, डबल ए की बजाय मैंने सिंगल ए के साथ करना है। तो अब मैं UMT को बताऊंगा तो वो कहाँ कहाँ पे चेंज करेंगे। दे वुड हैव टू मेक श्योर कि LMS में भी मेरा नाम चेंज हो, ए पोर्टल में भी चेंज हो, जी पोर्टल में भी चेंज हो, ERP सिस्टम है उसमें भी चेंज हो, और चांसेस आर के इन सारी जगहों में से किसी एक आधी जगह पे शायद वो करना भूल जाए, तो वो फिर मसला हो जाएगा कि आप डबल ए वाला आदिल और सिंगल ए वाला आदिल भी दो फर्क लोग हैं कि सेम लोग हैं। इसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको दे देता हूँ, एक्चुअल एग्जांपल। अगर आप सर्च करेंगे ना फैकल्टी लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, ठीक है, UMT की फैकल्टी लिस्ट, तो UMT में एक SST की फैकल्टी लिस्ट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फैकल्टी लिस्ट है, एक यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी लिस्ट है। तो एक जगह पे मेरा नाम लिखा ही नहीं हुआ, एक जगह पे मेरा नाम आदिल जिया खान लिखा हुआ है, एक जगह पे मेरा नाम डॉक्टर आदिल जिया खान लिखा हुआ है। तो ये तीन फर्क जगहों पे तीन फर्क वैल्यूज पड़ी हुई है। तो आपको चाहिए था, ये मसला होता है जब आप अलग-अलग फाइलों को मेंटेन करते हैं। अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता जो कि सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता, तो फिर क्या होना था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस है वो मेरा नाम सिर्फ एक जगह पे डालता कि ये डॉक्टर आदिल जिया खान फैकल्टी मेंबर है, तो वो SST के पेज पे भी आ जाता, SE के पेज पे भी आ जाता, और जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी लिस्ट है उस पेज पे भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता। और क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने तीन अलग फाइलें रखी हुई हैं, तो वो मेन फैकल्टी लिस्ट में नाम वो अपडेट करना ही भूल गए थे, तो मेरा नाम जो है एक लिस्ट में आता ही नहीं है। तो अब इसका मसला क्या होगा, मैं अगर कल को किसी को कहता हूँ कि मैं UMT में पढ़ा रहा हूँ और वो फैकल्टी लिस्ट चेक करते हैं मेरा नाम नहीं देखता, तो वो तो मुझे कहेगा कि यार आपने झूठ बोला। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, मेन फैकल्टी लिस्ट ना देखें आप, SST और SE की फैकल्टी लिस्ट देखें, तो वहाँ पे जो है शायद मेरा नाम आ जाए। वहाँ पे शायद एक जगह पे डॉक्टर लिखा हो, एक जगह पे सिंपल आप देना, तो वो भी शक होगा, वो कहेगा कि यार ये कोई बहुत ही शेडी काम है कि तीन फर्क जगहों पे तीन फर्क किस्म की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। आया ये प्रोफेसर है भी कि नहीं है, आया PhD की भी है कि नहीं की। तो जब आप मल्टीपल फाइल्स मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको ये मसला पड़ता है। एक और मसला कि यू आर अनएबल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी अगर फाइलें पड़ी हुई हैं और किसी को आपने एक्सेस देनी है उस इंफॉर्मेशन को, तो सारी फाइल को रीड कर सकते हैं। जहाँ पे अगर सारी फाइल नहीं, आपने सिर्फ एक फाइल की एक्सेस दी है, तो वो यूजर उस एक फाइल को पूरा देख सकता है, यानी उसमें जो जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो एक्सेसिबल होगी। अब इन सम केसेस आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि उस फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो, कुछ इंफॉर्मेशन की एक्सेस ना हो। यानी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे कोर्स की एक्सेस जो है, राइट करने की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मुझे हो, रीड करने की एक्सेस जो है वो बेशक आप सबको, स्टूडेंट्स को भी हो, बाकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हो। और साथ ही मैं ये भी चाहूंगा कि जो बाकी टीचर हैं उनको मेरे कोर्स में ना रीड करने की इजाजत होनी चाहिए, ना राइट करने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये सारी एक्सेस कैसे कंट्रोल की जाएगी? अगर एक फाइल के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो अगर वो फाइल किसी भी एक बंदे के साथ शेयर किए तो उसे तो पूरे कंटेंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो एक ही कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। तो आइडियली हम चाहते ये हैं कि कुछ पार्ट्स को एक्सेस मिल जाए, और कुछ को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम सिलेक्टिवली उसे रोक सकें। फिर एक और मसला क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स और एप्लीकेशन जो है वो कॉन्करेंटली एक फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्करेंट का क्या मतलब है कि एक फाइल है, उसमें मैं कुछ रीड राइट कर रहा हूँ, तो कोई और शख्स है वो भी उसी फाइल में उसी वक्त में रीड राइट कर रहा है। इसमें मसला क्या होगा, ये एक एग्जांपल देखें क्लास। लेट सपोज अकाउंट है, डेटाबेस में अकाउंट की इंफॉर्मेशन है 450 रुपए।
अब एक यूजर है प्रोग्राम 1 इस्तेमाल करते हुए, वो अकाउंट में देखते हैं कि कितने पैसे पड़े हुए हैं और उनमें से 50 रुपए जो है वो डिडक्ट कर देता है। एक और यूजर है, वो भी उसी टाइम पे इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन देता है, वो रीड करता है और इस अकाउंट में से 100 रुपए डिडक्ट कर लेता है। तो मुझे बताएं फाइनल जो है अकाउंट के अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी, बताएं। 300। 300। ओके, एक मिनट। एक स्टूडेंट ने क्या है कि फाइनल वैल्यू 300 पड़ी होगी। और कुछ, कोई और एग्जांपल देगा? सारे अग्री करते हैं 300 है कि कुछ और भी हो सकता है? ओके क्लास, ठीक है। अगर तो प्रोग्राम 1 ने पहले वैल्यू रीड की, फिर उसमें से 50 रुपए डिडक्ट किए और वहां पे वापस 400 लिख दिया, ठीक है। फिर प्रोग्राम 2 ने ये वैल्यू रीड की, 400 रीड किया, उसमें से 100 डिडक्ट किया और वहां पे 300 लिख दिया। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे एक्सेस हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले प्रोग्राम 2 ने एक्सेस किया, 450 रीड किए, उसमें से 100 रुपए डिडक्ट किए, तो कितना बच गया? 350। उसके बाद प्रोग्राम 1 की बारी आई, उसने 350 रीड किया, उसमें से 50 रुपए माइनस किए, तो पीछे 300 बचा। तो इन दो केसेस में तो आपको एक सही वैल्यू मिल जाएगी विच इज 300। पर क्लास एक मसला भी हो सकता है। मसला क्या हो सकता है कि कॉन्करेंट का मतलब है कि एक ही टाइम पे दोनों एक्सेस कर रहे हैं। यानी प्रोग्राम 1 ने एक्सेस किया, वैल्यू रीड की, तो उसे क्या मिला कि एसी की वैल्यू जो है वो 450 है। उसी टाइम पे एन उसी वक्त प्रोग्राम 2 ने भी रीड किया, तो उसे भी पता लग गया कि एसी की वैल्यू जो है वो 450 है, ठीक है। अब प्रोग्राम 1 ने 450 में से 50 माइनस किया तो 400 लिखा जाएगा, और प्रोग्राम 2 ने, यूजर 2 जो था, उसने 450 में से 100 माइनस किया तो 350 आ गया। अब होगा क्या? कॉन्करेंट का मतलब है कि अब ये दोनों राइट भी साइमल्टेनियसली करेंगे, यानी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू पहले लिखी गई है, तो यहाँ पे 400 लिखा हुआ आएगा और उसके फौरन बाद ये वैल्यू राइट करेगा प्रोग्राम 2, तो यहाँ पे 350 लिखा हुआ आ जाएगा। तो 350 आपके ख्याल में ठीक है? गलत है, 300 होना चाहिए था। और दूसरा हो सकता है सीक्वेंस के सबसे पहले जो है, जो राइट हुआ है उसमें पहले प्रोग्राम 2 ने राइट बैक कर लिया है, तो यहाँ पे 450 की बजाय 350 आएगा, और उसके फौरन बाद जो है प्रोग्राम 1 ने उसे ओवरराइट किया है, तो अब यहाँ पे 350 की बजाय 400 आ जाएगा। तो यानी आपको नजर आ रहा है कि इस सिस्टम में अगर प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 जो है वो साइमल्टेनियसली अगर एक्सेस करते हैं एक ही इंफॉर्मेशन को, एक ही टाइम पे रीड राइट कर रहे हैं, तो आपका रश जो है अब एसी के अंदर 300 भी पड़ा हो सकता है, 350 भी पड़ा हो सकता है और 400 भी पड़ा हो सकता है। 350 और 400 गलत वैल्यू है, 300 जो है वो ठीक वैल्यू है जो कि होनी चाहिए थी। और जब आप टेक्स्ट फाइल बेस्ड सिस्टम करते हैं तो उसमें लाजमी नहीं है कि ऐसे होगा। और क्लास आप अगर अपने किसी दोस्त के साथ गूगल डॉक शेयर करें, तो उससे भी ये मसला हो सकता है कि आप दोनों ने एक ही टाइम पे उसे एक्सेस किया है किसी सेल को, आपने भी उस सेल में एक वैल्यू लिख दी और आपके दोस्त ने भी साइमल्टेनियसली वही वैल्यू लिख दी है, कोई और वैल्यू लिख दी है। तो अब होगा क्या कि सबसे एंड पे जिसने वैल्यू लिखी थी वो वहां पे आपको नजर आ जाएगी। जबकि आइडियली होना क्या चाहिए था कि अगर सेल को कोई एक यूजर एक्सेस कर रहा है, तो फिर दूसरे यूजर को इजाजत ना हो कि उस सेल में एक्सेस करें टिल सच टाइम के पहला वाला फारिग नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो है कॉन्करेंट एक्सेस, इस चीज को कहते हैं। कॉन्करेंट एक्सेस क्या होती है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स ने या मल्टीपल प्रोग्राम्स ने किसी एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया है एक ही टाइम पे, और इसके मसले जो होते हैं वो मैंने आपको भी शो कर दिया। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, ठीक है। तो अगली चीज है
कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसका काम होता है कि इन सारे मसाइल को एड्रेस करना, कॉन्करेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है इसे भी मैनेज करना, ठीक है, इंश्योर करना कि अगर दो लोग इकट्ठे एक्सेस कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक को इजाजत मिले और दूसरे को इंतजार करना पड़े। फिर हमने जो मसले बताए थे डेटा रिडंडेंसी के, कि अगर आपने एक जगह पे कोई चेंज की है तो वो हर जगह पे अपडेट होनी चाहिए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो ऑटोमेटिकली कर देता है। टेक्स्ट फाइल में जो है वो किसी इंसान को एक ही जगह पे जाके करना पड़ता था। फिर अगर आपको कोई स्मॉल इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपने सर्च करना है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको एक सर्च के टूल्स दे देता है कि आप सर्च करें, वो आपको सारा रिटर्न कर देगा सर्च जो भी रेलिवेंट है, ठीक है। फिर आपने एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटाबेस में कि डेटाबेस में ये जो टेबल है, सॉरी ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो सारे का सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी कंपनीज कौन सी मशहूर हैं? ऑरेकल है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये कुछ ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें MySQL, PostgreSQL आ जाते हैं, जो कि एक सर्टन हद तक जो है फ्री होते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है तो वो फिर आपको शायद पैसे देने पड़ते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपकी मशहूर कंपनीज हैं, ठीक है। डेटाबेस का एडवांटेज की और थोड़ी बात करें तो एक पर्सिस्टेंट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। पर्सिस्टेंट स्टोरेज क्या होता है कि डेटाबेसेस इंश्योर कि आपका डेटा जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोर हो और रिलायबली स्टोर हो। रिलायबली स्टोर होने का क्या मतलब है? रिलायबली स्टोर होने का क्या मतलब है कि अगर किसी डेटाबेस में किसी एक फाइल कोई एक डेटा है उसके अंदर कोई करप्शन हो गई है, यानी आप सेव कर रहे थे और वो कोई खराब हो गया फॉर सम रीजन, या बिजली चली गई, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, या किसी हैकर ने हैक करके उस वैल्यू को चेंज कर दिया, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि वो जो है मल्टीपल कॉपीज मेंटेन कर रहा होता है कि अगर एक फाइल के अंदर कोई खराबी हुई है तो वो देखेगा कि 3 और फाइल्स पड़ी हुई उनमें क्या वैल्यू थी, तो अगर उनमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है और सिर्फ इस एक में वैल्यू खराब थी तो वो इस एक वाली को इग्नोर कर देगा, बाकी का इस्तेमाल कर देगा। या इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों की मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो मैं ए पोर्टल पे भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ, सॉरी जो ग्रेडिंग पोर्टल है जी पोर्टल, उसके अलावा मेरे कंप्यूटर में एक एक्सेल फाइल होती है उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, और वो इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल शीट में भी स्टोर की होती है, ताकि कल को अगर किसी एक जगह पे मसला हो तो मैं बाकी दो देख के बता सकूं कि एक्चुअल नंबर क्या आते हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस जो है ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है सब कुछ। और क्या फायदा है प्रोग्रामिंग इंटरफेस का? डेटाबेस जो है सिस्टम वो आपको एक ऐसा क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, इसके हम एग्जांपल देखेंगे। वो क्वेरी लैंग्वेज क्या करती है कि आप एक कुछ टेक्स्ट की लाइनों से आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि डेटाबेस में कौन सा डेटा राइट करना है, क्या डेटा डिलीट करना है, या किस डेटा को मॉडिफाई करना है। तो वो सिंपल एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसे SQL कहा जाता है या SQL कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसे इस्तेमाल करते हुए आप ये बड़े आराम से इंफॉर्मेशन जो है रीड, राइट या मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये जो कॉन्करेंसी वाली मैंने बात की थी कि अगर मल्टीपल लोग एक ही डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो डेटाबेस सिस्टम जो है वो फिर इंश्योर करता है कि ये किस तरीके से मैनेज होगा। एक वक्त पे किसी एक को इजाजत होनी चाहिए, सारे इकट्ठे जो है एक ही टाइम पे एक्सेस ना कर सके। इसमें ये चीज भी आ जाती है कि अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा था और करते करते उसकी बिजली चली गई फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसने जितनी चेंजेस की थी वो सारी की सारी चेंजेस अनडू हो जाए। ये ना हो कि वो आधा उसने डाल दिया था, अपडेट कर दिया था, बाकी आधा बिजली चली गई थी तो डेटा सारा मैस हो जाए। तो आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दैट वुड इंश्योर कि इस तरह का सिनेरियो ना हो। इस चीज को ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कहते हैं कि कौन एक्सेस कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, और वो यहाँ तो पूरी की पूरी होंगी या कुछ भी नहीं होगा उनमें से। ये नहीं हो सकता कि आधी चेंज हुई है फिर बिजली चली गई और बाकी बाकी आधी चेंज नहीं हुई। इन दैट केस उसे फिर अनडू करना पड़ता है, चेंजेस को दोबारा से खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्ली डेटाबेस एप्लीकेशन कौन सी थी? एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एक बहुत मशहूर एप्लीकेशन थी कि दुनिया में एक ज़माना था कि आपने एयरलाइन की बुकिंग करनी है तो फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आपको फ़ोन करने पड़ते थे एयरलाइन ऑफिस को, जहाँ फिर आपके मुल्क के अंदर उस एयरलाइन ऑफिस ने अपना दफ्तर खोला होता था।
और वो खातों के अंदर रजिस्टर के अंदर एंट्री हो रही होती थी। अब जो है उसका डेटाबेस बन गया हुआ है कि आप दुनिया के किसी कोने पे भी अगर कोई जहाज की टिकट खरीदना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लें, जिस जहाज की टिकट खरीदनी है उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे टिकट बुक करा लें, सिंपल। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है। फिर बैंकिंग सिस्टम है कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन, कितना पैसा है कितना नहीं है, क्या लोन लिया है क्या मॉर्गेज लिया है, ठीक है, कस्टमर कौन कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंकिंग सिस्टम में पड़ी होती है। और उसके अलावा यहाँ पे फेलियर जो है वो बिल्कुल आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। यानी आपके बैंक अकाउंट में अगर करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और बैंक आपको आके कहे कि वो हमारा जो है वो डेटाबेस खराब हो गया था, तो आप हमें नहीं पता आपके कितने पैसे थे, आप भर जाएं, तो ऑब्वियसली आप जो है बैंक को आग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फेलियर जो है उसकी बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम में इजाजत नहीं होती। तो वो फिर फेलियर के लिए उसे टॉलरेंट बनाते हैं सिस्टम को कि मल्टीपल कॉपीज होंगी, कि अगर एक जगह पे कोई नुकसान हुआ है, क्रैश हुआ है, आग लगी है, चोरी हुई है, तो बाकी डेटा बेसिस से आप इस्तेमाल करते हुए ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि इस शख्स के अकाउंट में एक्चुअली कितने पैसे पड़े हुए थे। ठीक है, फिर कॉन्करेंट एक्सेस भी होनी चाहिए, यानी आप अगर अपने बैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना डेबिट कार्ड कोई और भी आपके डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है और कोई तीसरी कंपनी है वो क्रेडिट कार्ड से फॉर एग्जांपल आपके पैसों को विड्रॉ करना चाह रही है, तो ये सारी एक्सेस जो है वो कॉन्करेंटली हो सकती है। तो बैंकिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज टू इंश्योर कि कॉन्करेंट एक्सेस में वो किसी तरीके से इंश्योर करे कि एक वक्त पे कोई एक ही रीड राइट कर रहा हो, बाकी इंतजार कर रहे हो तुम्हारी का। ठीक है, और एग्जांपल है कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, यानी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डेटा पड़ा होता है, फैकल्टी का डेटा पड़ा होता है, जो ऑफिस स्टाफ है उन सारों का डेटा पड़ा होता है, कितनी तनख्वाह है, कितनी फीस है, कितना वर्कलोड है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस डेटाबेस में पड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो है अर्ली एप्लीकेशन थी डेटाबेसेस। आजकल अगर बात करें मॉडर्न एप्लीकेशन में, तो इसमें और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है कि पहले डेटा जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था, अब मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का भी डेटा होता है। यानी मल्टीमीडिया डेटा का क्या मतलब है कि अब डेटाबेस में ऑडियो फाइल भी पड़ी हो सकती है, वीडियो फाइल भी पड़ी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकते हैं। यानी आप अपना डेटाबेस को लेंगे तो उसमें आपका जो यूएमटी का जो आईडी कार्ड की तस्वीर है वो उसमें पड़ी होती है। जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो जब मुझे आप लोगों की एग्जामिनेशन शीट भेजता है, अटेंडेंस शीट, तो उसमें आप सारों की तस्वीरें लगी होती हैं। तो पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले डेटाबेसेस में इमेजेस नहीं होते थे, सिर्फ टेक्स्ट होता था, अब उनमें इमेजेस भी आ जाते हैं। फिर मल्टी डेटाबेस एप्लीकेशन के अब ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सिर्फ एक डेटाबेस पे डिपेंड नहीं करती, वो मल्टीपल डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्टेड होती है। यानी एक ट्रैवल वेबसाइट है, वो किसी होटल बुकिंग वेबसाइट डेटाबेस से कनेक्ट करेगी, वो किसी एयरलाइन की टिकट की वेबसाइट से कनेक्ट करेगी, फिर वेदर डेटाबेस से कनेक्ट करेगी ताकि आपको पता लग सके कि इस इलाके में इस डेट पे जाने का फायदा है या उधर बारिश ही होती रहेगी। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि एक आपकी जो वेबसाइट है वो मल्टीपल डिफरेंट डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकती है। और यूएमटी का भी एग्जांपल ले लें, अब मैं जो हूँ एक अटेंडेंस पोर्टल के डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ, एक मैं ग्रेडिंग पोर्टल के डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ, एक मैं एलएमएस के डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ, एक मेरी अपनी जो अटेंडेंस है उसके डेटाबेस को एक्सेस करता हूँ, फिर ईआरपी सिस्टम है जिसमें आपकी और मेरी इंफॉर्मेशन है उसे मैं एक्सेस करता हूँ। यानी मल्टीपल डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो कि मैं एक्सेस कर रहा होता हूँ। तो इट इज पॉसिबल कि कोई एप्लीकेशन हो जो कि मल्टी डेटाबेस एप्लीकेशन हो। फिर डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है कि आजकल जो है इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है कि उस डेटा को कैसे स्टोर करना है कि वो फिट भी आ जाए और उसे जल्दी से एक्सेस भी किया जा सके। यानी आप ये एग्जांपल ले लें, कि एक कंपनी है, एक दुकान है, वो रोज जो है कोई लाखों की सेल्स करती है रोज। तो अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आज से 10 महीने पहले उसने क्या क्या चीजें बेची थी, तो बेसिकली आपको कुछ 10 लाख रिकॉर्ड होंगे जो कि सर्च करने पड़ेंगे और उससे आपको पता लगेगा कि 10 महीने पहले क्या सेल किया था या क्या सेल किया था, या जो भी। डेटा वेयर हाउसिंग में क्या ऑप्शन होगी कि यस, सारी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन तो पड़ी होगी, पर साथ ही वो क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को जो है ना ग्रुप टुगेदर भी कर देगा। यानी अब मैंने अगर देखना है कि 10 महीने पहले क्या चीज सेल की थी,
तो क्या मुझे इस बात का फायदा है कि 10 महीने पहले मैंने इतनी शैम्पू की बोतलें बेची थी, या मुझे ज्यादा फायदा ये होगा कि मैंने टोटल सेल्स मेरी क्लीनिंग की इतने रुपए थी, ग्रोसरी की टोटल सेल इतने रुपए थी, और यानी इस तरह की चीजें जो है आप ग्रुप टुगेदर कर लें। अब मुझे इस चीज का तो फायदा होगा दुकानदार को, एज ए दुकानदार, कि 10 महीने पहले मैंने ग्रोसरी में कितना पैसा कमाया। इस चीज का शायद इतना फायदा ना हो कि ग्रोसरी के अंदर मैंने अंडे कितने बेचे थे, मैंने दूध कितना बेचा था, ठीक है, मैंने डबल रोटी कितनी बेची थी। तो शायद मुझे इस चीज का फायदा हो कि इस महीने मैंने कितनी डबल रोटी बेची है, पर 10 महीने पहले कितनी डबल रोटी बेची थी उसका इतना फायदा नहीं। उससे ज्यादा बेहतर है मुझे बस एक ग्रुप टुगेदर वैल्यू मिल जाए कि डबल रोटी प्लस अंडे प्लस दूध जो है टोटल आपकी इतनी सेल हुई थी पैसे वाइज। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन कम स्टोर होती है, जगह बच जाती है, और दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो सर्च जो है वो बहुत क्विक हो जाएगी। यानी 10 महीने पहले कितने पैसे मैंने कमाए हैं वो एक वैल्यू है, पर कैसे कमाए हैं कि कितना शैम्पू बेचा, कितना दूध बेचा, कितने अंडे बेचे, अब उन सारी रोज को मैं ढूंढना शुरू कर दूं उसमें तो काफी टाइम लग सकता है। तो डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो बेसिकली आपको इस तरीके से एक डेटाबेस मेंटेन करके देते हैं जिसमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से ज्यादा उसकी एक एग्रीगेट इंफॉर्मेशन हो, कि सारी इंफॉर्मेशन को ग्रुप टुगेदर करके आपको दे दें। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हुआ हुआ है। तो इन शॉर्ट डेटाबेसेस आजकल हर किधर हर जगह पे है। आप दुकान पे चले जाएं, आप वेबसाइट खोल लें, आप अपनी यूनिवर्सिटी में आ जाएं, आप घर पे हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ डेटाबेस आपका चल रहा होता है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, सवाल है कि रिडंडेंसी का क्या मतलब है। लास्ट एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि रिडंडेंसी क्या होती है। ठीक है, अच्छा पहले तो एक काम करें, गूगल पे जाके लिखें रिडंडेंसी डेफिनेशन। ठीक है, ये गूगल पे लिखें ताकि आपको नजर आ जाए कि रिडंडेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि रिडंडेंसी बेसिकली होती है कि एक ही चीज है उसकी बार बार कॉपीज बन रही हैं। यानी आपके मैंने मार्क्स जो है एलएमएस पे भी डालने हैं, आपके मार्क्स मैंने ग्रेडिंग पोर्टल पे भी डालने हैं, आपके मार्क्स मैंने घर पे एक्सेल शीट में भी डालने हैं, आपके मार्क्स मैंने अपने गूगल शीट में भी डालने हैं। तो ये रिडंडेंसी है कि एक चीज जो है वो रिडंडेंट है, वो चार चार दफा एग्जिस्ट करती है। रिडंडेंसी का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप बहुत ज्यादा जगह ले रहे हैं। दूसरा नुकसान है कि अगर किसी एक जगह पे आपने चेंज किया है तो यू हैव टू मेक श्योर कि बाकी तीनों जगहों पे भी आप चेंज करें, वरना डेटा जो है वो करप्ट वो आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ पड़ा होगा। तो ये नुकसान आते हैं रिडंडेंसी के। रिडंडेंसी का फायदा क्या है कि अगर एक जगह पे इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, गुम जाती है, डिलीट हो जाती है, तो मेरे पास तीन और जगहों पे कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है, मैं वहां से उठा लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। और क्लास बाय द वे किसी लफ्ज का मतलब समझ ना आ रहा हो ना तो मेरे से भी पूछ लिया करें, किसी ने भी पूछना है, और गूगल डेफिनेशन इस्तेमाल करना भी सीखना है। यानी गूगल का फायदा ये है, वहां पे आप लफ्ज लिखें, साथ डेफिनेशन लिखें, तो वो उसकी सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको दे देगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिटेल में जाते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस है एक स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप का क्या मतलब है? अगर मार्क्स मैंने एंटर किए हुए हैं तो मार्क्स और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स लिए हैं। फीस और स्टूडेंट में क्या रिलेशनशिप है? स्टूडेंट ने फीस दी है। फैकल्टी और सैलरी में क्या रिलेशनशिप है? फैकल्टी को सैलरी मिलती है। तो डेटाबेस जो है वो इस सारे रिलेशनशिप को जो है वो मॉडल कर रहा होता है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा। उसमें फिजिकल डेटाबेस पड़ा होता है जिसके अंदर एक्चुअल फाइल्स हैं, जिसके अंदर एक्चुअल डेटा है जो कि चाहिए। उसके अलावा डेटाबेस इंजन होता है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी एक्सेस कंट्रोल करती है कि किसे एक्सेस देनी है, किसे नहीं देनी। फिर वो कंट्रोल करती है कि मॉडिफाई करने की इजाजत देनी है डेटाबेस को या नहीं देनी, या क्या चीज मॉडिफाई करनी है, क्या चीज मॉडिफाई नहीं करनी।
वो सारा कंट्रोल डेटाबेस इंजन करेगा। क्या चीज सर्च करनी है, कैसे सर्च करना है, वो डेटाबेस इंजन मैनेज करता है। ठीक है, तो यानी डेटा को एक्सेस करना, रीड करना, राइट करना, ये सारा डेटाबेस इंजन जो है वो एफिशिएंटली मैनेज करता है। अगली चीज है डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा बेसिकली बताता है कि आपके क्या क्या टाइप का डेटा होगा और उस डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहा हूँ तो स्टूडेंट का डेटा होगा, फैकल्टी का डेटा होगा, कोर्स का डेटा होगा, जो अकाउंट्स ऑफिस है जिसमें फीस और सैलरी दोनों चीजें जाती हैं उसका डेटा होगा, और इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगी जो कि स्कीमा जो है मैनेज कर रहा होता है। रिलेशनशिप क्या है? स्टूडेंट टेक्स अ कोर्स, फैकल्टी टीचेस अ कोर्स, स्टूडेंट पेज फी, फैकल्टी ड्रॉज टेक्स सैलरी। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारा जो डेटा है, ये सारी जो रिलेशनशिप है, ये डेटाबेस स्कीमा जो है इस सारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्कीमा आप समझ लें कि एक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीज होती है? अगली चीज होती है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी खास डेटाबेस के लिए लैंग्वेज बनी है जिसे इस्तेमाल करके आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नया डेटा डाल सकते हैं, या एग्जिस्टिंग डेटा है उसका रिजल्ट शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट के 50 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो क्वेरी लैंग्वेज में मैं क्वेरी लिख के देख लूंगा कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनके 50 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम मुझे नजर आ जाएंगे। यहाँ मैं कहता हूँ कितने स्टूडेंट हैं जिनके 50 से कम मार्क्स हैं, सिर्फ उनके नंबर बताओ, उनके नाम बताओ, तो मुझे सिर्फ उनके नाम नजर आ जाएंगे। मैं क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये भी कर सकता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, मुझे सिर्फ उनके नाम बताओ, सॉर्टेड बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी जिसका नाम ए से शुरू होता है उसका नाम पहले आएगा, जिसका नाम वाई से शुरू होता है उसका नाम एंड के करीब आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेरी लैंग्वेज में कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे डेटाबेस में मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है उनमें हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं सिर्फ उसका नाम मुझे शो करो। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स जिनके हैं उसका नाम शो ना करो, सिर्फ उसका स्कूल आईडी शो कर दो, स्टूडेंट आईडी। तो यानी क्वेरी लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं जो कि क्वेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली क्लास एनी क्वेश्चन नो सर। सॉल्व कर ले, वरना फिर यहाँ पे हम लेक्चर खत्म कर दें, बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, सर ऑलराइट, असाइनमेंट, असाइनमेंट अपलोड होगी, देख लें। सर क्वेश्चन उसका पूछना था सर वो जो हमने बनानी है इसकी यार एक मिनट पहले जो HTML की HTML की आप, असाइनमेंट बनानी है, वो क्या नोटपैड पे बनाएंगे या कोई आपसे HTML की डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर? आपसे पहले जो बोल रहे हैं वो अपना कंप्लीट कर लेते सवाल। हाँ जी यार, क्या सवाल था आपका? कौन सर बोला यही था? पूछना था सर, यही यही असाइनमेंट का यही यही क्वेश्चन था। सीवी जो बनानी है ना HTML पे, क्या? HTML। सर यही क्वेश्चन था, जो सीवी बनानी है ना हमने HTML पे, सर इसी बारे में पूछना हाँ था। पूछिए, क्या यही क्या? क्वेश्चन था। सर आप यही कैसे बनानी है, नोटपैड पे बनानी है या इसकी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा HTML का? नोट पैड में आप बनाएंगे, फिर उसे सेव सर करेंगे। इसमें इमेज इमेज कैसे ऐड करेंगे? क्या? अगर इमेज डालनी है सीवी में, हमारी पिक्चर भी होती है ना बेसिकली, वो यार पिक्चर कैसे हम डालेंगे उसमें? इमेज आप डाल सकते हैं MS वर्ड में फिर कर सकते फोल्डर में। देखिए घर पे अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप जिस फोल्डर के अंदर आपने वो टेक्स्ट फाइल लिखी हुई है वेब पेज की, उसी फोल्डर के अंदर आप इमेज भी स्टोर करते हैं। तो वो जो वेब पेज है, जब आप उसे फायरफॉक्स में खोलेंगे तो आपका इमेज भी लोड हो जाएगा।
ठीक है, पर ये आपके घर के लिए है। जब आप एक्चुअल LMS के ऊपर उसे कॉपी करेंगे आंसर को, तो वहां पे आप इमेज कॉपी नहीं करेंगे, वहां पे आप सिर्फ HTML का जो फाइल थी उसका टेक्स्ट कॉपी कर देंगे और इमेज वाली चीज बेशक रहने दें, यानी बाकी चीजें डाल दें, हेडलाइन डाल दें, हेडिंग डाल दें, लाइन डाल दें और अपना नाम की बुलेट्स बना दें। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन डाल दें, दैट इज सफिशिएंट। इमेज डालना लाजमी नहीं है, और ये चीजें सिर्फ टेक्स्ट फाइल में हो जाएंगी। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट देन क्लास, थैंक यू। अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।